तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका पार्ट नंबर है आपका 3rd, क्लास 9th के बच्चों के लिए चैप्टर 2 से। आपका यहाँ पर लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपके वह टॉपिक जो आपके अंतिम कुछ टॉपिक जो है बचे हुए हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं हुए। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको नोट डाउन साथ के साथ करते जाना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले यहां पर गृह युद्ध की। तो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे क्या होता है, हमारी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, वो एक घर के अंदर अर्थात देश के अंदर ही क्या होता है, पैदा हो जाते हैं, कुछ तनाव हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं गृह युद्ध। यानी अपने देश में ही अपने द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें जो है वो आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या दिक्कतें आ रही थी। बात करें हम बोल्शेविकों की, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, जमीन के पुनः वितरण। पुनः वितरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोबारा से बांटना। ठीक है, तो दोबारा से जमीन को बांटने का आदेश दिया गया था, जिससे इनकी जो रूसी सेना थी वो क्या हो गई थी, वो टूटने लगी थी। क्यों दोस्तों, क्योंकि उनकी सेना में जो ज्यादातर सिपाही थे ना, वो सिपाही किसान थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक किसान को ही क्या किया, कहा कि अब हम जमीन के क्या करेंगे, दोबारा से बांटेंगे, पूर्ण वितरण करेंगे। तो उसके लिए अब सिपाहियों को जाना पड़ेगा। तो वो जब जाएंगे तो उनकी जो सेना है वो एकदम से टूटने लग जाएगी। तो यही सिस्टम हुआ इनके साथ। वह भूमि के पुनः वितरण के लिए, यानी वह जो सेना थी अपने जमीन के पुनः वितरण के लिए घर लौटना चाहती थी, इसलिए जो सेना है वो क्या हो गई, टूटने लग गई। यहां से हम समझते हैं, अगर हम बात करें व्हाइट्स की, तो ये जो थे ये निजी संपत्ति के हिमायती थे। तो यहां समझना है कि हिमायती क्या होता है। हिमायती होता है दोस्तों तरफदारी करने वाला, या आप कह सकते हो इसको एक पक्षपाती। ठीक है, यानी कि किसी भी एक टॉपिक पर क्या है, वो आपकी तरफदारी करेगा क्योंकि वो चीज उसको पसंद है, या वो पक्षपाती रहेगा, यानी वो सही गलत नहीं देखेगा और उसको सिर्फ टॉपिक देखना है, वो उस पक्ष में रहेगा। ठीक है, तो वो होता है हिमायती। तो निजी संपत्ति के पक्ष में रहने वाला, उन्होंने क्या किया, जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपनाया। समझ सकते हो आप, यानी उसने अपनी एक तरह से क्या की, एक सख्त रवैया उन्होंने उसके साथ जो है वो अपनाया, क्योंकि वो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उसके तरफदारी करने वाला था। ठीक है, यहां समझिए एक टॉपिक है, वो क्या है, वो है समाजवादी समाज का निर्माण। इसमें देखते हैं हम कि हमारे सामने क्या टॉपिक है। यहां पर देखिए, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योग पर और बैंकों पर, ठीक है, राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। राष्ट्रीयकरण आपको मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, दोबारा से बताता हूं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है राष्ट्र की संपत्ति के रूप में उस चीज को ले लेना। यानी मान के चलो कोई एक फैक्ट्री है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वो किसी एक निजी बंदे की है, लेकिन उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, यानी उसकी सभी गतिविधियों पर, कार्यों पर किसका जो नियंत्रण होगा, वो नियंत्रण होगा राष्ट्र का। राष्ट्र का नियंत्रण मतलब उस पर नियंत्रण होगा सरकार का। तो ये जो पहले उद्योग पर और बैंकों पर राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्होंने इस राष्ट्रीयकरण को नहीं हटाया, उन्होंने इस राष्ट्रीयकरण को कंटिन्यू रखा। ठीक है, यहां हम बात करते हैं, उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की आजादी दे दी, छूट दे दी, जिसका पहले से ही समाजीकरण जो है वो हो चुका था। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इसके जो कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है, शासन के लिए नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अब शासन चलाना है, उसके लिए नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। तो नियोजन क्या होता है दोस्तों, नियोजन का मतलब होता है पहले से ही जो कार्य हम करने वाले हैं उसके लिए हम तैयार रहते हैं। यानी कि आप एक तरह से इसको इंग्लिश में आप प्लानिंग बोल सकते हो, प्लानिंग करना। तो शासन के लिए प्लानिंग करने की व्यवस्था लागू की गई। अब अफसर ने कई बातों का हिसाब लगाया। इसमें उन्होंने ये हिसाब लगाया
कि जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, ये हिसाब लगाया उन्होंने किस हिसाब से काम करती है। उसके बाद उन्होंने देखा कि इस आधार पर 5 साल के लिए उन्होंने लक्ष्य तय कर दिए। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना हमारी, ठीक है, सेम उसी तरीके से उसी मॉडल पे इन्होंने काम किया। और इसी के बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं भी इन्होंने कुछ ऐसा लागू किया कि हम क्या करेंगे, 5 सालों के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग में ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए और इन चीजों में वृद्धि हो जानी चाहिए। तो ऐसा ही इन्होंने क्या किया, नियोजन करा, नियोजन की व्यवस्था लागू की। ठीक है, देखिए यहां पर इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। बिल्कुल सेम पहली जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी 1927 से 1932, दूसरी वाली 1933 से 1938। ठीक है, तो जब ये पंचवर्षीय योजनाएं इन्होंने लागू की तो इनमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा मिला। वो भी किस चीज में, वो मिला औद्योगिक विकास में। औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला इसके जरिए। यानी ये जो इन्होंने प्लानिंग की, इन योजनाओं में इनको कुछ ना कुछ क्या हुआ, प्रॉफिट तो हो ही गया। ठीक है, यहां हम समझते हैं एक और बात, नियोजन की आर्थिक विकास को काफी गति मिली। ठीक है, नियोजन से यानी कि प्लानिंग से क्या हुआ, इनका जो आर्थिक विकास है इसमें क्या हुआ, गति मिली। यानी जो इनका पहले चल रहा था आर्थिक विकास का जो कर्व था उसमें इनको अचानक से क्या मिला, गति मिली। ठीक है, थोड़ा तेज हो गया। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। क्या हुआ दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन जो था वो बढ़ने लग गया। 1929 से 33 के बीच तेल के मामले में, ठीक है, तेल में, कोयले में और स्टील में उत्पादन क्या हो गया, 100% वृद्धि हो गई। 100% वृद्धि का क्या मतलब होता है दोस्तों, आप यहां से समझिए। हम क्या करते हैं, हम कोई प्रतिशत को मापते हैं। कैसे मापा हमने, हम 100 का क्या करते हैं, 50% लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 50% वृद्धि हुई है, यानी 100 में 50 और जुड़ गए, हम ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन 100% वृद्धि का क्या मतलब है, डायरेक्ट डबल हो गया। जैसे 100 था तो 100 का 100% वृद्धि यानी 200 हो गए यहां पर। ठीक है, यानी आप इसे डबल कह सकते हो। तो उत्पादन में 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नए नए औद्योगिक शहर क्या हुए, अस्तित्व में आ गए। जो औद्योगिक शहर होते हैं जहां पर फैक्ट्रियां और इन सब से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, तो वो जो नए नए जो शहर है वो अस्तित्व में आने लग गए और उभरने लग गए। ठीक है, यहां हम समझते हैं निर्माण का जो कार्य था, ठीक है, वो तेज हो गया। निर्माण कार्य क्या होता है, निर्माण कार्य होता है कोई चीज बनाना। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री बनानी है तो हमने इसमें क्या किया, फैक्ट्री 5 साल में बनके तैयार होनी है, तो हमने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत ये बताया कि ये फैक्ट्री 3 सालों में तैयार हो जानी थी। ठीक है, तो इनका निर्माण कार्य तेज हुआ। लेकिन इस निर्माण कार्य तेज होने में क्या दिक्कतें आई वो समझिए। इसमें क्या हुआ, इस निर्माण कार्य तेज होने के दबाव में, प्रेशर में जो कार्य स्थितियां थी ना वो खराब होने लग गई। कार्य स्थितियां क्या होती है, कार्य यानी काम, स्थितियां यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी काम करने की स्थिति। ठीक है, तो जो कार्य स्थिति थी जहां पर वो काम कर रहे थे या काम करने के तरीके, उसमें क्या हो गया, वो चीजें खराब होने लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, आप यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं एक स्टील संयंत्र की। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या हुआ, निर्माण कार्य था 3 साल, यानी 3 साल के भीतर ये काम हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके दौरान हुआ क्या, जो मजदूर लोग थे सबसे बड़ी दिक्कत इनको हुई, इनको बड़ी सख्ती जिंदगी जीनी पड़ी। यानी इनका जो जिंदगी था वो बहुत ही सख्त हो गया। यानी कि आप समझ सकते हो इनका जो वर्किंग आवर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, इनके ऊपर काम का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही सारा सिस्टम इनके ऊपर हुआ, इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कड़ी हो गई, सख्त हो गई। कैसे हो गई ये देखते हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ, पहले ही साल में 550 बार काम रुका। अब सख्ती करना है और काम को जल्दी करना है, और ये सारी चीजें नई नई थी तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई, और पहले ही साल में 550 बार तो वो काम रुक गया एकदम से। ठीक है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर रुका, स्टार्ट हुआ।
ऐसा इकोसिस्टम होता चला गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक शिक्षा के बारे में कि यहाँ पर मजदूरों को क्या हुआ, थोड़ी शिक्षा दिलाई गई, थोड़ा उनके जीवन में थोड़ा सा जो है विकास का बात आया। लेकिन ये भी दोस्तों कुछ लिमिटेड जगह पे थे, कुछ सभी जगहों पे नहीं हुई ये सारी चीजें, कुछ ही जगह पे हुई, क्योंकि जो सरकार थी उनके पास जो संसाधन थे वो सीमित थे, वो सबके लिए ये सारी चीजें नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ ही जगह पर ये काम हुए और कुछ जगह पर नहीं हुए। यहां पर समझिए एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई, ठीक है। फैक्ट्रियों में जो काम करते थे बंदे, ठीक है, जैसे किसान हो गए, तो उनको क्या हुआ, उनके लिए एक विश्वविद्यालय, ठीक है, दाखिला इन सबको खोला गया, विश्वविद्यालय खोला गया, उनमें उनको दाखिला दिलवाने ले गए, ठीक है। तो ये सारे जो इंतजाम है उनके लिए किए गए, जो कि बहुत ही खास थे उस समय के हिसाब से। जो महिला कामगार थी, महिला कामगार, ठीक है, इनके लिए क्या हुआ, इनके जो बच्चे थे इनको फैक्ट्रियों में ही एक बालवाड़ियां खोल दी गई। दोस्तों ये जो बालवाड़ियां हैं इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, इसका मतलब शायद आंगनवाड़ी होता है। अगर आपको इसका कंफर्म पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी के रूप में लेके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा का मतलब क्या है, जो हेल्थ सर्विस है एक्सपेंसिव होती है वो, तो हेल्थ सर्विस को लो बजट में तय किया गया, यानी स्वास्थ्य सेवा तो होगी लेकिन वो लो में होगी, उसका जो बजट होगा वो कम होगा, ऐसा कुछ किया गया। मजदूरों के लिए क्या हुआ, मकान बनाए गए, ठीक है, आदर्श मकान जो उनकी सभी सिचुएशन को लेकर परफेक्ट बैठे, ऐसा मकान उनके लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है लास्ट में, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी कोशिशों का जो नतीजा है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं पड़ा, ठीक है, एक जैसा नहीं हुआ, कहीं पर हुआ, कहीं पर नहीं हुआ, कहीं पे थोड़ा सा हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार के पास जो संसाधन थे वो पूरे नहीं थे, उनके जो संसाधन थे वो एक लिमिट में थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर एक टॉपिक के ऊपर में, जो कि स्टालिनवाद और सामूहिकरण, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले यहां पर समझिए नियोजित अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत थी, जो अभी हमने अर्थव्यवस्था की बात की, नियोजित अर्थव्यवस्था, इसकी जो शुरुआती दौर थी वो खेतों के सामूहिक से पैदा हुई और तबाही से जुड़ी हुई थी पूरी की पूरी, ठीक है। अगर हम बात करें 1927 से 1928 के आसपास, जो रूस का जो शहर था दोस्तों, वह अनाज की बहुत बड़ी किल्लत, यानी अनाज का बहुत बड़ा संकट जो है वो वहां पर पैदा हो गया था, ठीक है। इन्हीं के फैसलों की वजह से सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। सरकार ने किसानों के लिए क्या कहा कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने अनाज की कीमत तुम्हारे लिए तय कर दी है, तुम्हें इस कीमत के अंडर ही क्या करना है, अनाज को बेचना है, उससे ज्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता, ठीक है। लेकिन किसान क्या है, किसान के लिए शायद वो कीमत अच्छी नहीं होगी, तो किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन वहां पर पैदा हो गई। बात करते हैं हम यहां पर, अगर हम बात करें 1928 में, तो जो पार्टी के सदस्य थे, अनाज उत्पादक इलाकों का उन्होंने क्या किया, दौरा, उन्होंने देखा कि कहां पर किस इलाके में जो अनाज है वो उत्पादन हो रहा है, और वहां की सभी जगहों को उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, उन्होंने उन सभी जगहों का दौरा किया, ठीक है। उन्होंने किसानों पर जबरन अनाज खरीदा, किसान अनाज उस कीमत पे बेचने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उससे जबरन कहा कि अब तुम ये अनाज बेचोगे और मैं तुमसे अनाज ये खरीदूंगा, ठीक है। उन्होंने ये सिस्टम अपनाया और कुल्लकों के ठिकानों पर छापे मारे। अब हम बात करते हैं कुल्लक क्या होता है दोस्तों। तो कुल्लक होते हैं अमीर किसान, ठीक है, जैसे किसान होते हैं ना, कोई गरीब किसान होता है, कोई भूमिहीन किसान होता है, ठीक है, कुछ मजदूरी पे काम करने वाले किसान होते हैं। तो कुल्लकों का मतलब होता है अमीर किसान, ठीक है। यहां पर समझिए वो भी कहां के, रूस के। रूस में संपन्न किसान यानी अमीर किसानों को कुल्लक जो है वो कहा जाता था। इनके ऊपर उन्होंने क्या किया, ठिकाने, इनके जो बड़े बड़े ठिकाने थे, गोदाम थे, उन पर छापा मार दिया। यहां पर समझिए जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही,
तो खेतों के समीकरण का फैसला लिया गया। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी इनकी अनाज की जो आवश्यकता थी, जो डिमांड थी, वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, समीकरण का फैसला ले लिया। अब यहां पर समझते हैं आपका जो ये लास्ट पॉइंट है, और ये क्या है, ये है सामूहिकरण के बावजूद उत्पाद में उन्होंने क्या किया, सभी तरीके अपना लिए। ठीक है, उस सभी तरीकों के बावजूद उन्होंने उनके उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। नाटकीय वृद्धि का मतलब क्या है, मतलब कि जो उन्होंने सोचा था कि हमारे उत्पादन में क्या आएगा, कर्व जो है बहुत अच्छा जाएगा और मस्त उत्पादन होगा, लेकिन उत्पादन नहीं हुआ। बात करें 1930 से 33 की, तो खराब फसलें के बाद तो ऐसा बेकार सा सिस्टम आया कि खराब फसलें के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल इसको माना गया। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, 40 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, तो ये सारा जो सिस्टम है इनके साथ हो गया। आपका चैप्टर भी खत्म जो है वो हो चुका है। वीडियो पसंद आ गई आपको तो आप कर सकते हैं इसे एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं जो भी आपकी राय है। ठीक है, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस चैनल को। बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा है, आप इसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।